हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौड़ के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक हैं, सेफ हैं और घर पर हैं। ठीक, आज हम लेकर आए हैं वापस एरर डिटेक्शन की सीरीज नंबर 6 और आज के एरर्स में हम जानेंगे बहुत सारे ग्रामर्स के रूल और बहुत सारी नई बातें। तो सेशन के लिए तैयार हो जाइए। एरर डिटेक्शन, जिसके 4 पार्ट्स, किसी एक पार्ट में आपको मिस्टेक देखने के लिए मिलेगी, वही पुराना कॉमन पैटर्न, ताकि आप चीजें सीखें। और अगर उसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो 5th ऑप्शन नो एरर का होता है, आप उसे चूज करेंगे। राइट, चलिए देख लेते हैं कि आ चुका है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? I and Sarika will go to the market in the evening, so you can tell us if you want something. Time's up. ठीक है, आंसर चेक करते हैं। कुदोस जिन्होंने कहा कि पार्ट नंबर 1 में एरर है। क्या एरर है? कि 3rd पर्सन पहले आएगा और 1st पर्सन बाद में आएगा। ठीक है, यानी कि आपको प्रोनाउंस का एक रूल पता होना चाहिए। यहां पर पता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या कि हम जनरल लाइफ में 2, 3, 1 के फॉर्मूले पे काम करते हैं, यानी कि पहले 2nd पर्सन यानी कि यू, फिर 3rd पर्सन ही शी किसी का नाम, एंड लास्टली 1st पर्सन यानी कि आई। ठीक है, तो हम जनरली इस फॉर्मूले पर काम करते हैं। जैसे मार्केट जाना या कोई काम करना तो हम 2, 3, 1 के फॉर्मूले पे काम करते हैं। कब नहीं करते हैं? जब बात नेगेटिव चीजों की होती है, कोई क्राइम हो, कोई मिस्टेक हो या कोई अपना गिल्ट कन्फेस करता है, तब हम 1, 2, 3 के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक, हम ये भी पढ़ेंगे और ये भी सीखेंगे आगे जब हम प्रोनाउन सीखेंगे। फिलहाल जब हम कोई जनरल काम कर रहे हो तो ऑर्डर होता है 2, 3, 1, इसलिए पहले आएगा सारिका और फिर आएगा आई। पहले क्या आएगा? सारिका, फिर आएगा आई, यानी कि पार्ट 1 में मिस्टेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। We rarely stop to admire the abstract scenery, or we sometimes retrace our steps to make sure that we had seen everything. सिर्फ कोशिश कीजिए एरर ढूंढने की, सिर्फ कोशिश कीजिए कि आप इसमें से गलतियां निकाल पाएंगे। ओके, टाइम्स अप। देख लेते हैं भाई, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपके पार्ट नंबर 4 में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? वी हैड सीन एवरीथिंग लिखा है, जबकि वी हैड सीन एवरीथिंग नहीं आएगा और उसकी जगह क्या आएगा? वी हैव सीन एवरीथिंग। क्यों आएगा भाई, जान लेते हैं। देखिए, लिखा है वी रेयरली स्टॉप टू एडमायर। स्टॉप यानी कि V1 यानी कि प्रेजेंट टेंस। ठीक, द एब्स्ट्रैक्ट सीनरी और वी समटाइम्स रिट्रेस आवर स्टेप्स। रिट्रेस मतलब V1 अगेन, यानी कि सेंटेंस पूरा किस चीज में चल रहा है? प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। ठीक है, अब अगर हमारा पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो फिर हमने क्या काम किया? जस्ट इमीडिएट एक्शन। प्रेजेंट टेंस में ही हमने कोई काम जस्ट इमीडिएट एक्शन में किया है ना? इसलिए वहां पर लिखा है हैड सीन, यानी कि आप पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। जब आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, आप प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं, तो आपको इमीडिएट प्रेजेंट को चूज करने के लिए क्या करना होगा? प्रेजेंट टेंस का यूज करना पड़ेगा। और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, नियर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, नियर एकदम जस्ट काम होके उठा है, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट। आप पढ़ चुके हैं, यू हैव फिनिश्ड स्टडी, ठीक, या यू हैव फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक उसी तरह से वी हैव सीन एवरीथिंग होगा, वी हैड सीन एवरीथिंग नहीं होगा। इसलिए पार्ट 4 में मिस्टेक है, क्योंकि हमें जस्ट खत्म हुए काम को प्रेजेंट परफेक्ट में कहना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A concentrated program to globalize education and other important skills training would clearly keep the young from coming into conflict within the law. Try and try.
होपलेस नहीं होना है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना, यू कैन नॉट क्विट, ये मानकर चलिए। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं इसका आंसर। आंसर है पार्ट नंबर 3, यानी कि जो एरर है वो पार्ट नंबर 3 में है। क्या है? ट्रेनिंग वुड क्लियरली कीप द यंग फ्रॉम। कीप फ्रॉम नहीं होता, कीप अवे फ्रॉम होता है, यानी कि दूर रखना। कीप द यंग अवे फ्रॉम यानी कि दूर रखना। ठीक, यानी कि जो यूथ है, जो यूथ क्लास है, यानी कि जो यंग लोग हैं, युवा वर्ग है, एक पूरे वर्ग को संबोधित करता है ना, पता है ना? नहीं तो सुन लीजिए, जब भी किसी नाउन से पहले जनरली दा लगा हुआ होता है ना, तो वो पूरे वर्ग को संबोधित करता है, उस पूरे क्लास को एड्रेस करता है। तो कीप द यंग यानी कि युवा वर्ग को दूर रखने के लिए, किस चीज से? कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद इन द लॉ, यानी कि लॉ से, जो कानून से कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वाद विवाद की स्थिति में, विवाद होने की स्थिति से दूर रखता है। कोई भी अगर एक फोकस्ड प्रोग्राम होता है जो एजुकेशन को बढ़ावा देता है और दूसरे भी इंपॉर्टेंट स्किल्स हमें सिखाता है, ऐसी ट्रेनिंग जो होती है वो जाहिर सी बात है कि युवा वर्ग को कानून के दायरे में आने से रोकती है, कानून का जो ये मतलब कानून कॉन्फ्लिक्ट से रोकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि कीप अवे फ्रॉम सही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसलिए पार्ट 3 में एरर है। ये एरर थी फ्रेजल वर्ब की। अब बढ़ते हैं अगली एरर की तरफ, देखते हैं उसमें हम क्या नया सीख पाते हैं। The faculty of reasoning said that when I was capable of doing more better in the upcoming examinations. कुछ लोगों की तैयारी इतनी अच्छी है कि वो कहते हैं कि मैम 20 सेकेंड्स तो हमें चाहिए भी नहीं, ओके, बट हमें सबको साथ लेकर चलना है। आपको आता है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं आता है तो आप सीख लेंगे। क्या कि आंसर है पार्ट नंबर 3 में। क्या एरर है? देखिए, आपने यूज किया है मोर और बेटर, यानी कि आपने दो कंपैरेटिव डिग्री एकदम साथ में लगा दी है। दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में एक के बाद एक लगातार नहीं आती है, गलत मानी जाती है। तो या तो आप ये कहिए कि डूइंग बेटर इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, या तो आप ये कहिए, या आप कहिए डूइंग फार बेटर इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, तो भी बात ठीक है। या फिर आप ये कहिए कि डूइंग मच बेटर। ठीक है, मच बेटर बोलेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मोर बेटर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ एक पास नहीं आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। Kaira said that these kind of shoes seem to be expensive but they are relatively easy to take care for. ओके, ठीक है, अब चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर वही पुराना आपने सुना है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ। सुना है आपने ये काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ जब भी लिखा रहता है तो अगर दीज और दोज आता है इससे पहले, दीज या फिर दोज आता है इससे पहले, तो काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ और सॉर्ट्स ऑफ। ठीक है, अगर दिस आता है या दैट आता है तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ या फिर सॉर्ट ऑफ, यानी कि दिस या दैट होगा तो सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे, लेकिन दीज या दोज होगा तो प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएंगे। ठीक है, इसलिए लिखा है दीज काइंड ऑफ शूज, तो गलत हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? दीज काइंड्स ऑफ शूज होगा, दिस काइंड ऑफ शूज गलत हो गया। ठीक है, दिस काइंड्स ऑफ शूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं टाइमर के साथ, ताकि आदत बनी रहे आपकी एग्जाम के प्रेशर को झेलने की। Every skilled teacher and every student consider the fact that earth is not only for humans. ओके, ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। जिन लोग ने कहा कि एरर थी पार्ट नंबर 2 में, बिल्कुल ठीक कहा, उनकी ग्रामर बहुत अच्छी तैयार है। ठीक है, और जो नहीं जानते या जिन्हें अभी नहीं पता है या जो अभी सीखने के फेज में है वो भी सीख लीजिए। यहां पर कंसीडर क्यों नहीं आएगा और कंसीडर्स क्यों आएगा। देखिए, एवरी की बात जब भी आपको दिखाई दे तो एवरी के साथ आने वाला वर्ब
हमेशा सिंगुलर होता है, बात ध्यान रखिएगा। एवरी के बाद जब कभी भी आपको वर्ब लगाना हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है, बेशक वो एंड से जुड़ा हुआ है, बेशक वो एंड से जुड़ा हुआ है, बेशक यहां पर दो चीजें हैं, लेकिन एवरी के साथ आने वाला जो वर्ब होता है ना वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए कंसीडर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कंसीडर्स होगा। हर टीचर, हर कुशल टीचर और हर स्टूडेंट ये मानता है, इस फैक्ट को, इस तथ्य को मानता है कि अर्थ इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, केवल ह्यूमंस के लिए नहीं है, सबके लिए है। मूविंग टुवर्ड 82nd क्वेश्चन, Garima said to me, the witnesses who I interviewed gave conflicting evidence. Just try to solve. Time is lapsing. Okay. Now let us check. देखिए, अब छोटी सी बात, इससे पहले कि आप आंसर देखें, मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूं। क्या वो ये कि ये जो हु होता है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए ये जो हु होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। और जब भी कभी भी आएगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब आएगा, इसके बाद हमेशा वर्ब आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि वहां पर हु नहीं आएगा। अब देख लीजिए, क्या हु के इमीडिएटली बाद यहां पर वर्ब आया है? क्या आई वर्ब होता है? नहीं ना, आई क्या होता है? प्रोनाउन होता है, इसलिए यहां पर हु नहीं आएगा बल्कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। हुम, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया, ठीक, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया उन विटनेसेस की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हु नहीं आके क्या आएगा, हुम आएगा। अब आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। आंसर थी पार्ट, मतलब जो एरर थी वो पार्ट नंबर 2 में थी, क्या थी? हु नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, हुम आएगा। क्यों आएगा आपको रीजन भी पता है। चलिए नेक्स्ट, The sun whose ray give life to the earth is venerated as God by us. वो सूरज जिसकी रे हम सबको लाइफ देती है, पृथ्वी पर हम सबके द्वारा भगवान की तरह पूजे जाते हैं। ठीक, आंसर देख लेते हैं। अब आंसर जो है वो क्या कह रहा है, छोटी सी बात थी लेकिन हमें पता होना चाहिए। क्या सूरज की किरण होती है या सूरज की किरणें होती हैं? क्या सूरज कभी भी एक किरण देता है धरती पर? नहीं ना, सूरज की हमेशा किरणें होती हैं। समझने के लिए तो ऐसे समझिए, और अगर रूल के बारे में बात करें तो सन बात करता है हमेशा सन्स रेज, द सन्स रेज, ये इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, सन्स रेज, सूरज की किरणें, या फिर आप इसको बोल सकते हैं द रेज ऑफ द सन। अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आपको बोलना पड़ेगा द रेज ऑफ सन, यानी कि सन की जो बात होती है वो रेज की होती है, रे की नहीं होती। ठीक, आशा की तो करंट होती है, रे ऑफ होप तो होती है, लेकिन जब सन की बात होती है सन की रेज होती है, रे नहीं होती। इसलिए पार्ट 2 में एरर है, यहां पर रे नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, रेज। ठीक है, सन्स रेज या द रेज ऑफ सन। चलिए नेक्स्ट, अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84 और जान लेते हैं उसमें क्या एरर है। Had it been possible to go to the place where one of the celebrities shoot, we could have enjoyed a lot. कंडीशनल की भी एरर हो सकती है, डिसाइड कीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं क्या एरर है। एरर ये है कि जब कभी भी, पहली बात तो ये कि यहां पर थर्ड पार्ट में शूट नहीं आएगा, शूट्स आएगा। अब रीजन क्यों आएगा शूट्स, तो देखिए छोटी सी बात मैं आपसे कर रही हूं, उसको ध्यान रखिएगा। वन ऑफ जब भी कभी भी आएगा, जब भी कभी भी इंग्लिश में वन ऑफ आएगा, उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। कुछ मत सोचिएगा, बस ये बात याद रख लीजिए कि उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। नाउन तो हमेशा प्लूरल होगा वर्ब वन ऑफ के बाद, लेकिन वर्ब हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए शूट्स आएगा, शूट नहीं आएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 85th. As there was only one cab available online, I had no other option but to pay the unnecessarily high fare. टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, जल्दी।
All right. Now let us see the answer. Let us check the answer. Answer is कि जो एरर है वो पार्ट नंबर 4 में है. कौन से पार्ट में? पार्ट नंबर 4 में. क्या कि यहां पर बट नहीं आएगा बल्कि देन आएगा. ध्यान रखिएगा, जब भी बात नो अदर की होती है तो यानी कि वहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं. आप सेंटेंस को जो है कंपैरिजन के जोन में लेके जा रहे हैं कि कोई अदर ऑप्शन नहीं था बल्कि ये दूसरा ऑप्शन चूज करके है, दूसरा करने के लिए. तो वहां पर हमेशा देन लगता है. तो नो अदर की बात जब भी कीजिएगा तो देन कीजिएगा. ठीक है. आप सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करते हैं. देखा होगा आपने. तो जहां आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करते हैं वहां तो आप ऑल लगाकर बात करते हैं, लेकिन जब आप कंपैरेटिव की बात करते हैं तो वहां पर नो अदर के साथ देन लगता है, बल्कि बट नहीं लगता. इसलिए नो अदर ऑप्शन देन टू पे अननेसेसरली हाई फेयर. मतलब सिर्फ ऑनलाइन कैब अवेलेबल ऑप्शंस में एक ही कैब अवेलेबल थी, इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय ज्यादा अननेसेसरली हाई फेयर देने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था. समझ में आ रही है? चलिए, अगर आ रही है तो भाई सेशन को लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि जिनको जरूरत है उन तक पढ़ाई पहुंचे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86. His speech was so impressive and thought-provoking that even graduates in the discipline found it difficult. आधा टाइम जा चुका है. ट्राई कीजिए. ओके, नाउ लेट अस जस्ट चेक द आंसर. आंसर क्या है? आंसर आएगा कि पार्ट 4 में मिस्टेक है. क्या मिस्टेक है? पार्ट 4 में क्या प्रॉब्लम है? डिफिकल्ट अकेला नहीं आएगा, उसके बाद आपको 2+V1 लगाना पड़ेगा. क्यों मैम, क्यों लगाना पड़ेगा? ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में कभी भी दो ही पार्ट है ना, या तो सब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट पार्ट. ठीक है. तो जब भी प्रेडिकेट पार्ट की बात होती है और वहां पर आपको लास्ट में कभी भी डिफिकल्ट एज अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की तरह दिखने लगे, ठीक है, मतलब आपको सेंटेंस खत्म हो रहा है डिफिकल्ट पर, तो जनरली ऐसा कभी भी जब आपको सेंटेंस दिखाई देने लगे कि वो डिफिकल्ट पर खत्म हो रहा है तो खत्म मत करिएगा, उसके बाद 2+V1 जरूर लगा दीजिएगा. यानी कि जब भी कभी भी डिफिकल्ट सेंटेंस के लास्ट में, एडजेक्टिव तो है ये तो आपको पता है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में आ गया तो कैसा एडजेक्टिव बन गया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बन गया. और कभी भी अगर डिफिकल्ट सेंटेंस के लास्ट में आके खत्म होने लगे तो ध्यान रखिएगा उसके साथ हमेशा 2+V1 लगता है. तो यानी कि आप क्या बोलेंगे? फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और टू कॉम्प्रिहेंड. यानी कि अभी तक ये अधूरा था. उसकी स्पीच बहुत इंप्रेसिव थी, बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग थी, दैट कि इवन ग्रेजुएट्स, यहां तक कि जो अपने अपने सब्जेक्ट्स में, डिसिप्लिन में ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने भी पाया उसकी स्पीच को, इट मतलब उसकी स्पीच को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझने में. ठीक है. तो डिफिकल्ट अकेले नहीं आएगा. डिफिकल्ट क्या डिफिकल्ट पाया? समझने में डिफिकल्ट पाया. तो टू अंडरस्टैंड या फिर टू कॉम्प्रिहेंड. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87. सीरीज चल रही है हमारी. अगर आप हमसे आज ही जुड़े हैं, अभी ही जुड़े हैं, तो आप हमारे पीछे के 5 पार्ट्स जो हैं सीरीज के वो आ चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. देखिएगा, हेल्प मिलेगी. Despite the rumors of the imminent takeover by the government, Ankit bought more shares of that company. टाइम इज गॉन. चलिए अब देखते हैं कि इसमें एरर क्या है. इसमें एरर ये है कि मोर शेयर्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा? मैनी शेयर्स होगा. क्यों? क्योंकि बात काउंटेबल की चल रही है. आप कहते हैं मच, मोर कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री. पहली चीज तो ये. या फिर आप कहते हैं मैनी, मोर, मोस्ट. ठीक है. अब मच और मैनी में कोई डिफरेंस भी है, पता है ना, कि मच अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है और मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए. तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि शेयर्स को गिन सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना. आप किसी कंपनी के कितने शेयर्स लेते हैं उनको गिना जा सकता है ना, काउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल तो नहीं होते ना, एक सर्टेन परसेंटेज के बेस पर मिलते हैं ना. ठीक है. चलिए पहले तो ये पता चला कि वो काउंटेबल नाउन है.
दूसरी बात हमें यह पता चली कि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है सेंटेंस में, उसने और ज्यादा शेयर्स खरीदे लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो इसलिए मोर भी नहीं लगेगा और मोस्ट भी नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, मैनी लगेगा। इस वजह से यहां पर मोर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, मैनी आएगा, क्योंकि कंपैरेटिव नाउन की बात नहीं हो रही है। दूसरा, हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री कुछ कंपैरिजन हो नहीं रहा और नाउन की बात कर रहे हैं, दैट टू काउंटेबल, इसलिए मैनी शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Last week I told Arvind to write more, but he still does not wrote as much as required. Simple सी error. क्या एरर है भाई, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर ये कह रहा है कि डू मंत्र है, नोट कर लीजिए, डज या डिड। डू, डज या डिड पूरी इंग्लिश में जब भी कभी भी दिखे आप उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा, डू, डज या डिड। तो यहां पर क्या यूज हुआ है, डज, ठीक है, और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहां पर रोट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, राइट आएगा। भाई राइट की फर्स्ट फॉर्म तो राइट होती है, राइट, रोट, रिटन, इसलिए यहां पर रोट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, राइट आएगा। और एरर जो थी वो बनी है पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आपको वाकई में लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए। Smita is sure that all her monthly expenses would exceed the income if she does not economize. ओके, यानी कि स्मिता एक चीज के लिए तो श्योर है। किस चीज के लिए श्योर है, कि उसके सारे के सारे मंथली एक्सपेंसेस जो हैं, जो खर्चे हैं, मंथ के खर्चे हैं, वो सारे के सारे एक्सीड कर जाएंगे उसकी इनकम को, अगर उसने अभी से बचाना शुरू नहीं किया, इकोनोमाइज करना शुरू नहीं किया। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है कि आपको यहां से ऑल हटाना पड़ेगा। मैम क्यों हटाना पड़ेगा, ऑल का मतलब तो होता है सारे, और मंथली एक्सपेंसेस मतलब मंथ के खर्चे। देखिए मंथली एक्सपेंसेस इंक्लूड एवरीथिंग, मंथली एक्सपेंस के अंदर सब कुछ आ जाएगा, जितने भी आपके मंथ में खर्चे होते हैं ना, घर के रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो मंथली एक्सपेंसेस में आ जाता है, तो उसके आगे ऑल नहीं लगता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए पार्ट 1 में मिस्टेक थी, पार्ट 1 में एरर थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर आपने सेशन को बहुत ध्यान से देखा है ना, आसानी से मिल जाएगी आपको। द मैन विच वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन डिड नॉट परफॉर्म वेल इन हिज इंटरव्यू। हाफ टाइम इज गॉन ऑलरेडी। ओके, चलिए अब देख लेते हैं क्या एरर है। तो ध्यान रखिए, अभी तो मैंने आपको हु के केस में भी समझाया। हु क्या था भाई, आपको यूज करना था, वो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट किस तरह से यूज होता है। वैसे ही ये मैन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। कौन है मैन, सब्जेक्ट है, तो कौन सा केस लेगा, सब्जेक्टिव केस लेगा ना। अभी हु सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस है ना, वो किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है। तो मैन कौन है, सब्जेक्ट है, करता है, तो उसके लिए कौन सा केस आएगा, कर्ता कारक ही आएगा ना, सब्जेक्टिव केस ही आएगा ना, या नॉमिनेटिव केस ही आएगा। इसलिए यहाँ पर विच नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, हु लगेगा। विच कहाँ लगता है, विच लगता है कंपैरिजन के केस में, विच लगता है कंपैरिजन के केस में, विच लगता है नॉन लिविंग्स के केस में, ठीक है, और विच लगता है एनिमल्स के केस में, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस के केस में विच तब लगता है जब बात कंपैरिजन की होती है, ठीक है, वरना जनरली विच नहीं लगता। ठीक है, तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, और बहुत सारे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एग्जाम नीति के साथ। थैंक यू, अंटिल देन, कार्पे डियम।